दोस्तों में खुशामदीद। सियासी मैदान सियासतदानों के सुपुर्द रावलपिंडी ने बलूचिस्तान को तरजीह नंबर 1 न सिर्फ करार दे दिया है बल्कि बलूचिस्तान के मसले की हसासियत को तस्लीम करते हुए कुछ हंगामी नौयत के इकदाम भी किए जा रहे हैं। और बताया ये जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 दिन से रावलपिंडी के अंदर न सिर्फ हंगामी हालत नाफज है बल्कि रावलपिंडी के मुख्तलिफ जो ताकतवर तबकात से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सर जोड़ के बैठे हैं और इसी तगोदो में है कि किस तरीके से बलूचिस्तान के मसले का ऐसा हल निकाला जाए जिसे वो कहते हैं ना, हेंक लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा है कि जनाब ना सिर्फ उससे उसकी उन इकदाम के नतीजे में बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त खुरेजी की लहर है वो लहर भी खत्म हो, बलूचिस्तान के अंदर शर्पसंदी का खात्मा भी हो और बलूचिस्तान के एहसास महरूमी को दूर करते हुए उनको बाकी सूबों के मुताबिक या बाकी सूबों के मुकाबले में इक्विवेलेंट तरक्की मिले। और ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। अगर आप गौर करें तो हालिया दिनों में जो इकदाम हुए हैं उन्होंने भी इस बात की अहमियत के ऊपर बहुत ही ज्यादा रोशनी डाली है कि जनाब अगर हमने फौरी तौर पर बलूचिस्तान के मसले को एड्रेस न किया तो फिर इसका खमियाजा न सिर्फ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा बल्कि वो तमाम तर इकदाम जिनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी है उसके रास्ते में भी रुकावट बनेगी। और रावलपिंडी का यह ख्याल है कि इस वक्त ये जो तमाम की तमाम सूरत हाल एकदम बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ी है, इसके पीछे भी ऐसी ही तमाम कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि पाकिस्तान माशी बदहाली का शिकार है और पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना आए। इस सूरत हाल के तनाजुर में एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो कोयटा में हुआ है और इस इजलास के अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की है और इस इजलास के अंदर कुछ अहम तरीन फैसले भी कर लिए गए हैं जिनका ऐलान अगले 24 घंटे के अंदर मुतवक्के है। जाहिर है कि ये जो इकदाम होंगे उनके नतीजे में एक जानिब ताकत का इस्तेमाल भी होगा इंसर्जेंसी को कुचलने के लिए, शरपसंदी के खात्मे के लिए और खास तौर पर वो कुव्वतें जो इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हमला आवर हैं उनको बिल्कुल भी इस पूरे के पूरे सिस्टम से बाहर निकालने के लिए जितनी भी ताकत दरकार होगी वो इस्तेमाल की जाएगी। अलबत्ता ये जो फैसला किया गया है कि जनाब सियासतदानों का काम है और बलूचिस्तान जो है वो हमारी तरजीह नंबर 1 है, ये दोनों के ऐलान जो हैं वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल है। अगर आप गौर करें तो ये ऐलान कि जनाब सियासतदानों का काम है और उन्हें ही ये महाज संभालना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में तो इस बात पर यकीन करना तो बड़ी दूर की बात है, इसके ऊपर कान धरना भी जो है ना वो समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल दूं, आज एक बरतानवी अखबार है डेली मेल, उसके अंदर एक खबर शाया हुई है जिसमें इमरान खान साहब को डिसग्रेस्ड प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया है। और इस खबर का पस मंजर इमरान खान साहब की तरफ से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना था और उसके हवाले से यह खबर गर्म थी कि इमरान खान साहब अडयाला जेल में बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे और चांसलर का इलेक्शन लड़ने के नतीजे में पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होगा। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चूंकि एक बहुत ही बड़ा स्टेचर है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की हैसियत से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तमाम जो भी इवेंट्स होंगे या जहां जहां पर जो है चांसलर की जरूरत महसूस होगी, इमरान खान साहब को वहां पर जाना पड़ेगा। और यकीनी तौर पर एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के अंदर सजा याफ्ता भी हो, इखलाकी जराइम के अंदर भी मुलव्वस हो, माली करप्शन का भी उसके ऊपर इल्जाम हो, उसे किसी भी तालीमी इदारे और खास तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे तदरीसी इदारे के साथ उसके ताल्लुक को जोड़ना बहुत ही ज्यादा नामुनासिब है। इस हवाले से बहुत ही ज्यादा मुहिम भी चलाई गई और मुख्तलिफ ईमेल्स की गई जिसके बारे में कहा जाता है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर ईमेल्स की गई जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को यह बात बावर कराने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब को इस हवाले से इलेक्शन लड़ने से रोका जाए। अब डेली मेल के अंदर खबर छप गई और डेली मेल में इमरान खान के इलेक्शन लड़ने के हवाले से सख्त इश्तियाल और जो है वो उसके रद्दमल का इजहार किया गया। बल्कि डेली मेल ने अपनी सुर्खी में ही इमरान खान को डिसग्रेस्ड
वजीर आजम का खिताब दिया, यानी एक ऐसा वजीर आजम जो अपने ही मुल्क में जिल्लत का शिकार है। अगर आप डिस्ग्रेस का मतलब मुख्तलिफ डिक्शनरीज के अंदर तलाश करें तो वहां पर इसका मतलब जो एक मानी है वो ये जिल्लत का मारा भी है। और इस वक्त इमरान खान साहब के मामले को लेकर ये एक बहस चलना शुरू हो गई इस खबर की इशाअत के बाद कि क्या इमरान खान साहब को ये जो है इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। अब ये सूरत हाल यहां तक पहुंची कि दफ्तर खारजा का जो हफ्तावार ब्रीफिंग है वहां पर तर्जुमान दफ्तर खारजा से भी ये सवाल कर लिया गया कि जनाब इमरान खान को इजाजत मिलेगी अगर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं उनको बैरून मुल्क जाने की। ये मिसाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि जहां पर सियासत इस लेवल पर चली जाए कि पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात को भी सियासत की नजर कर दिया जाए, ऐसी सूरत हाल में ये कह देना कि जनाब सियासत सिर्फ सियासतदानों का काम है, ये कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। और खासतौर पर मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो एक कदम चलने के लिए या एक फैसले के लिए भी इस्टेब्लिशमेंट के जो है ना वो इंतजार करती है कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट इसके बारे में क्या राय देगी, तभी वो इस मामले का कोई ना कोई हतमी फैसला करेंगे। ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप के जरिए हम इस बात की तवक्को करें कि वो सियासी मैदान में इमरान खान साहब का मुकाबला करेंगे या इमरान खान साहब की सोशल मीडिया टीम का मुकाबला करेंगे, तो ऐसा सोचना एक अमकाना तस्वुर है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप सियासी मैदान से न सिर्फ बाहर निकल के खड़ी है बल्कि पूरे का पूरा सियासी मैदान इस वक्त इमरान खान साहब के ही मरहूने मिन्नत है। इमरान खान साहब इस सियासी मैदान में अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं ये उन्हीं का प्रोग्रेटिव है और मुझे ऐसे लगता है कि इसी हवाले से चीजें आगे बढ़ती हैं। हद तो ये है कि एक जलसे के लिए भी जो एंटी नैरेटिव है वो भी तश्कील नहीं देना यानी हुकूमत दे पाती, तो इससे बढ़कर अब आप मुझे बताएं कि सियासी मैदान के अंदर और क्या करना है। हद तो ये है कि इस बात की भी अभी तक जस्टिफिकेशन किसी भी गवर्नमेंट लेवल से नहीं आई और कल से इस हवाले से उधम मचा हुआ है कि जजेस की तादाद बढ़ाना इनफैक्ट जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करने के मुतरादिफ है, ना कि हुकूमत को मजबूत करने के, ना कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस को जो है वो अपने हक में टिल्ट करने के। यहां तक कि इस हवाले से कोई बयानिया तश्कील नहीं दिया जा सका और वो मामला जिसके लिए ये सारी की सारी बहस हो रही है यानी बलूचिस्तान के हवाले से भी हुकूमत की तरफ से ना वजीर दिफा, ना वजीर कानून, ना वजीर पार्लियामेंट्री अफेयर, ना नायब वजीर आजम, ना ही वजीर आजम किसी एक तरफ से ये बात सामने आई कि जनाब वजीर आजम ये जो बलूचिस्तान का इशू है इसके हर इस एस्पेक्ट पर गौर करके इसके बारे में एड्रेस किया जाएगा कि जनाब हमने इस मसले को हल कैसे करना है। हद तो यह है कि पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत में है और जनाब सरफराज भुट्टी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं एज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, वो भी इस सारे के सारे अमल से हमें बिल्कुल हटते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो असल ताकतें हैं उन्होंने तो तमाम मामलात को गौर करना है, क्योंकि अगर बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो बलूचिस्तान के अंदर ऑयल रिफाइनरी नहीं लगेगी और ऑयल रिफाइनरी ना लगने के नतीजे में $12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अगर बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा तो चाइना की तरफ से जो सोलराइजेशन करने के लिए बलूचिस्तान में जो प्लांट्स लगाने का फैसला किया गया है और बलूचिस्तान में कोस्टल हाईवे के करीब वहां से लेकर गवादर तक का जो शाहराह है उसके ऊपर जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बनने थे ताकि ये जो सीपैक रूट है इससे और भी ज्यादा फवायद हासिल किए जाएं और इसको सेंट्रल एशिया के साथ लिंक किया जाए, ये ख्वाब भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि अमन नहीं होगा तो चाइना तो क्या कोई भी मुल्क वहां पर आकर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स नहीं बनाएगा और साथ साथ वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अगर बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं होगा
तो रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट पाए तकमील तक नहीं पहुंचेगा, जिसके बारे में ये राय आ रही थी कि रिकॉर्डिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी सऊदी अरब $7.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। और उसके साथ साथ ये खबर भी सामने आई थी कि अगले साल दिसंबर तक जो पहली खेप है रॉ सोने की, वो रिकॉर्डिंग से ना सिर्फ निकाली जाएगी बल्कि इसको प्रोसेस किया जाएगा और प्रोसेस करके इस रॉ गोल्ड को गोल्ड के अंदर तब्दील किया जाएगा, तांबे को अलग किया जाएगा और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के हिस्से का सोना है वो पाकिस्तान में उसको भेजा जाएगा। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसका ताल्लुक बलूचिस्तान से जुड़ता है। अब हमारा जो दुश्मन है उसकी ये ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अमन ना रहे, और खासतौर पर उन हालात के अंदर जहां पर पाकिस्तान में सियासी अबतरी मौजूद है, सियासी धींगा मुश्ती जारी है, और इस धींगा मुश्ती के नतीजे में जो है वो सारी की सारी अबतरी हमारे सामने नजर आ रही है। अब बताया ये जा रहा है कि जब से ये वाकयात हुए हैं, इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर रावलपिंडी में बहुत ही ज्यादा तशवीश भी पाई जाती है, और इस हवाले से मुख्तलिफ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। यह ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि बलूचिस्तान के अंदर एक लार्ज स्केल ऑपरेशन शुरू किया जाए, और इस हवाले से भी जो तफसीलात हैं वो आज वजीर आजम के साथ शेयर की गई हैं। ये ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है कि बलूचिस्तान को नंबर एक कैटेगरी हसास जो है सूबा वो डिक्लेयर किया जाए, और इसके साथ साथ यहाँ पर मजीद जो फौजी दस्ते हैं, कम से कम एक इन्फेंट्री डिवीजन मजीद वो यहाँ पर तैनात की जाए, ताकि ये जो सिक्योरिटी सूरत हाल है इसको बेहतर बनाया जाए। इस हवाले से इसके अलावा भी और बहुत सारे जो फैसले हैं वो मुतवक्के हैं। आज ये जो इजलास हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिन से रावलपिंडी में, और आज एपेक्स कमेटी का इजलास जो हुआ है कोयटा में, उसमें इन तमाम एस्पेक्ट्स के बारे में फैसले लिए गए हैं, और इम्कान ये पाया जाता है कि इन तमाम फैसलों की अब वफाकी काबीना के इजलास में इनकी मंजूरी ली जाएगी, और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद गो हेड दे दिया जाएगा रावलपिंडी को कि जनाब आप ये वाले काम के लिए आप जो है वो इकदाम कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अमनो अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर 12 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई फाइनेंशियल रुकावट इस अमन के प्रोसेस के अंदर ना आने पाए। लिहाजा आने वाले 24 घंटे के अंदर इस हवाले से न सिर्फ हतमी इकदाम का ऐलान कर दिया जाएगा, बल्कि जो इकदाम हैं वो हमें होते हुए नजर भी आएंगे। और दुआ ये है कि बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर भी हों, और बलूचिस्तान के मजलूम जो शहरी हैं उनको भी उनके जायज हकूक मिले, और उनका जो इस्तेहसाल है जो उनके बलोच सरदारों के हाथों उनका हो रहा है उसका भी खात्मा हो, ताकि वो भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह, दीगर शहरों की तरह अच्छी सेहत, तालीम और इस जैसे दीगर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं उसके फवायद से बहरामंद हो सके। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।